स्वागत है साथियों, आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल प्रोफेसर की क्लास पे। तो साथियों, आज जून 2019 का MCQ लेके आया हूँ मैं। इसको आज हम करेंगे, समझेंगे कि भाई क्या है ये, किस तरह के क्वेश्चन इसमें आए थे। ठीक है ना, तो ये हम आज करने वाले हैं। और पॉलिटिकल थ्योरी एंड रिलेशंस वाली जो यूनिट है वो हमारी हो गई है ख़त्म, वो हो गई है, उसका हमने कर लिया है। कुछ बचे हैं जैसे स्टेट और नारीवाद वगैरह, तो वो हम बाद में करेंगे, थ्योरी के अंदर करेंगे। और अगली जो यूनिट है वो कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स है। ठीक है ना, कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स, तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन ना, तुलनात्मक अध्ययन है ना। तो ये वाली यूनिट जो है ये कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स, ये हम करने वाले हैं। तो अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, 20 से 25 दिन का टाइम इसमें लग जाएगा, क्योंकि कोर्स बनाना होगा, टाइप करना होगा, फिर पीपीटी तैयार होगी, फिर उसके बाद फाइनलाइजेशन पे जाएगा, है ना, फाइनलाइज। तो और उसके बाद फिर क्या होगा, फिर उसके बाद क्लास चालू होगी, फिर क्लास में लेके आएंगे उसको। तो इस प्रोसेस के अंदर लग जाएगा 20 से 25 दिन लग जाएगा। तो तब तक हम MCQ करेंगे। ठीक है, MCQ करेंगे और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इस पे फोकस करेंगे। ठीक है ना, इसके काफ़ी सारे लेक्चर मैंने आप लोगों को बना रखे हैं। ठीक है ना, लेक्चर बना रखे हैं, आप प्ले लिस्ट में जाओगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की तो आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पे, इसका प्ले लिस्ट बनी हुई है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से। उसके अलावा जो कुछ इंपॉर्टेंट हैं, 6 से 7 लेक्चर है ना, इम्पोर्टेंट हैं, तो उस पे मैं लेक्चर आपको बना के दूंगा, लेक्चर बना दूंगा, तो ताकि आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी आप फिट हो जाओ, है ना। क्योंकि दोस्तों, अगर नेट JRF निकालना है ना, और PGT का एग्ज़ाम, तो आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन करना होगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन करना ही होगा, है ना। बच्चे क्या करते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे फोकस नहीं करते हैं, और वैसे भी जब वो MA करके आते हैं ना, MA में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता नहीं है। तो इस वजह से बच्चों को समझ में नहीं आता पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और वो इस पर फोकस भी नहीं करते हैं। और चूंकि हर एक यूनिट से 10-10 क्वेश्चन आते हैं, है ना, तो अगर आपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं किया, तो आपको फिर 90 नंबर का पेपर एक प्रकार से हो गया आपके लिए। और 90 में से 70 टू 75 लाइना, ये बड़ा टफ काम हो जाएगा, ये हार्ड हो जाएगा काफ़ी, है ना, हार्ड हो जाएगा। लेकिन अगर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को समझ लेते हैं, अच्छे से कर लेते हैं, तो आप 100 में से फिर 72-75 लेके आएंगे, जो क्या है, ईजी हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। एक रीज़न तो ये है कि इसलिए हमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना चाहिए। दूसरा रीज़न क्या है कि एक तो ये हो गया कि भाई आपको अगर 100 में से अगर 72-73 करना है ना, 72-73 क्वेश्चन, 73% करना है ना, तो वो आप तभी कर सकते हो जब आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की तैयारी करोगे, है ना, पढ़ोगे। और अगर आपने इसको नहीं पढ़ा तो फिर आप 90 में से 72 या 73%, इसी के आसपास कट ऑफ हो जाता है, 1-2% ऊपर नीचे लाओगे। तो ये तो हार्ड है काफ़ी, है ना, ये इजी है। एक तो रीज़न ये है कि हमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इसलिए पढ़ना चाहिए। दूसरा कारण ये है कि भाई जब पॉलिटिकल साइंस का कोई प्रोफेसर, पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर को जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से क्वेश्चन बनाने होंगे ना, तो क्वेश्चन ऊपर से बनते हैं, ऊपर से सतही क्वेश्चन कहते हैं इसको। सतही मतलब एक प्रकार से इजी होते हैं, है ना, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। अब भाई ये पॉलिटिकल साइंस का प्रोफेसर है, उसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की तो जाहिर सी बात है नॉलेज तो होगी, लेकिन वो इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं बनाता है। ठीक है ना, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोफेसर होगा वो तो ऐसा बना देगा कि 10 में से 5 लाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जब ये बनाएगा पॉलिटिकल साइंस वाला प्रोफेसर, तो यहाँ से 8-8, 9-9 क्वेश्चन सही बन जाएंगे आपकी, ये सही बन जाएंगे। तो दोस्तों, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से आपको बहुत बेनिफिट होगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को ना छोड़े। ठीक है ना, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को ना छोड़े, सीधे क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन आते हैं। मानव संबंध उपागम से कौन संबंधित है, वैज्ञानिक प्रबंधवाद से कौन संबंधित है, निर्णय निर्माण सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है, ऐसे ऐसे इजी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपको 8-9 क्वेश्चन तक आपके सही बन सकते हैं, गारंटेड है। 700 सही, आप थोड़ी सी भी मेहनत कर दोगे ना,
7 क्वेश्चन तो आपके सही बनेंगे ही बनेंगे, कोई नहीं रोक सकता, 7-8 क्वेश्चन कोई नहीं रोक सकता, आप थोड़ी सी मेहनत कर दोगे बन जाएंगे। तो इसीलिए ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो चलो दोस्तों, आज MCQ चालू करते हैं। और उससे पहले जो भी आप लोगों में से जो लोग भी नेट कर रहे हैं, JRF कर रहे हैं, PGT कर रहे हैं, और आपका नेट सेट JRF सेट कर रहे हैं, या कोई कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है ना, कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके लिए तो ये लेक्चर इंपॉर्टेंट होने वाला है, उनके लिए लेक्चर इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अदरवाइज आप क्या चले जाइए, एग्जिट हो जाइए, कोई ज़रूरी नहीं है, कोई फ़ायदा होने वाला नहीं, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और अगर आप लोगों को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता हो, पसंद आता हो, तो भैया ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। मैं आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस पॉलिटिकल थ्योरी एंड रिलेशंस की चलाई है, कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स की लेके आ रहा हूँ, है ना। तो आज के टाइम में कौन ऐसा करता है, ठीक है ना। मैं आप लोगों को नोट्स भी दे रहा हूँ, MCQ भी करवा रहा हूँ, और ये भी करवा रहा हूँ, आपके लेक्चर भी दे रहा हूँ। तो ये इतना कुछ कर रहा हूँ, तो आप लोगों का भी फ़र्ज़ है ना। आप लोगों का फ़र्ज़ है कि भाई आप भी क्या करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा हैंस जे मर्गेनथाउ द्वारा लिखित पुस्तक का पूर्ण शीर्षक है। तो ये कह रहा है कि भाई पुस्तक का तो नाम इसने बता दिया है, अब कह रहा है पूर्ण मतलब पूरी पुस्तक का पूरा नाम क्या है ना। इनकी पुस्तक है एक पॉलिटिक्स एमंग नेशंस, तो कह रहा है ये इसका पूरा नाम क्या है, पूर्ण शीर्षक क्या है। तो पॉलिटिक्स एमंग नेशन है क्या, नहीं ये भी नहीं है। क्या वो पॉलिटिक्स विद इन नेशंस है, नहीं ये भी नहीं है। पॉलिटिक्स एमंग नेशन द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस, है ना। तो ये है वो पुस्तक, है ना, ये भी नहीं है, ठीक है। ये कुछ नहीं किया है, स्ट्रगल फॉर पीस एंड पावर, इसका शब्दों का हेर फेर इसने किया है। ये सी राइट आंसर होगा, ठीक है ना। तो ये आप याद रखना, ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ है 2019 जून 2019 में, है ना। तो ये कई बार ऐसा होता है कि इजी क्वेश्चन भी गलत बन जाते हैं, हम ध्यान नहीं देते हैं। तो आप लोगों को इस बात का विशेष ध्यान रखना है, ठीक है ना, कि कई बार ऐसे पूछ लेगा आपसे। तो आप किसी चीज़ को पढ़ो तो कम से कम एक बार तो कम से कम पूरा पढ़ो, है ना। जिसने एक बार ये पढ़ा होगा ये क्वेश्चन मॉर्गेनथाउ को सही से, वो बता देगा कि हाँ भाई क्या पूर्ण पुरुष वो है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। भारत के किस देश के साथ सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान बेड़े के लिए दीर्घावधि समझौता हस्ताक्षरित किया है। ये तो आप सब लोगों में सबको पता होगा। ये कौन है, क्या अमेरिका है, नहीं। जापान है, नहीं। इजराइल है, नहीं। वो रूस हैं, क्या है, ये रूस महोदय हैं, जिनके साथ हमने क्या बोलते हैं समझौता किया है, दीर्घ अवधि समझौता किया है। किसके लिए, सुखोई M30 के लिए, ठीक है ना। बहुत महत्व रखता है ये क्वेश्चन। और आगे आपसे आ सकता है कि राफेल के बारे में आ सकता है, कि राफेल जो है उस वो हम किस देश से ले रहे हैं, ठीक है, या उसके तहत किस देश से समझौता हुआ है। तो वो है हमारे फ्रांस महोदय, ठीक है ना। ये तो ये है ये देख लीजिए। अब ये भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लेगा, वैसे ये क्वेश्चन पूछेगा नहीं, लेकिन कब भारतीय सेना में शामिल किया गया था, 2001 में इसको सुखोई को इसमें शामिल किया गया था, ठीक है ना। तो ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है ना। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। फ्लाइंग बी शब्द का संबंध निम्न में से किस संस्था से जुड़ा हुआ है। शब्द का संबंध है ये, शब्द का संबंध, ठीक है ना। ये चीज है किस संस्था से जुड़ा हुआ है, सार्क नहीं, आसियान नहीं, ब्रिक्स, ये आसियान से जुड़ा हुआ है। आई थिंक इससे भी नहीं, इससे भी नहीं, इससे भी नहीं है, ये आसियान से जुड़ा हुआ है ना। तो ये आसियान से ही जुड़ा हुआ है। 1967 में क्या बोलते हैं इसकी स्थापना हुई थी आसियान की। और ये सारे इसके ब्रुनेई, कंबोडिया, ये सारे इसके देश हैं आपका, ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम।
आप इन नामों को जरूर याद रखना, ठीक है ना। कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा तो वो एक क्वेश्चन तो इनसे आता ही है, तो वो यही क्वेश्चन बना देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा आसियान के अंदर शामिल नहीं है, ठीक है ना। तो आप याद रखना, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में कौन सा सबसे बड़ा G20 निवेशक देश है, ठीक है ना। तो कौन सा ऐसा देश है जो सबसे ज्यादा निवेश करता है। तो दोस्तों वो कौन सा देश है, क्या वो जापान है? नहीं। अमेरिका? नहीं। ब्राजील भी नहीं, यूके है ना, बिल्कुल सही है। आपका G20 के निवेशकों में यूके भारत का सबसे बड़ा निवेशक है, ठीक है ना। वर्ष 2000 से 2016 के मध्य उसने इतना बिलियन डॉलर, हाँ 24.7 बिलियन डॉलर का भारत में निवेश किया था, जो कि पूर्ण एफडीआई का 8% है, ठीक है जी। उल्लेखनीय है कि G20 की स्थापना 1999 में की गई, जिसमें दुनिया की 20 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों ने मिलकर इसकी शुरुआत की। 20 देशों के वित्त मंत्री इन देशों के केंद्रीय बैंकों के अध्यक्ष प्रतिवर्ष G20 के सम्मेलन में भाग लेते हैं। हर 2 वर्ष में शासनाध्यक्षों की बैठक होती है ना। तो प्रतिवर्ष ये एक आप याद रखना, इसकी जो G20 देशों का जो प्रतिवर्ष जो सम्मेलन होता है उसमें कौन भाग लेते हैं? वित्त मंत्री, है ना, और केंद्रीय बैंकों के अध्यक्ष, ये दोनों भाग लेते हैं। और वर्ष में 2 बार शासनाध्यक्षों का सम्मेलन होता है, ठीक है ना। तो शासनाध्यक्ष जो होते हैं वो 2 वर्ष में जो सम्मेलन होगा, बैठक होगी, उसमें भाग लेंगे। और वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंकों के अध्यक्ष प्रतिवर्ष। किस अंतरराष्ट्रीय समझौते ने राज्यों को पहली बार ग्रीन हाउस उत्सर्जन पर कटौती पर वैधिक रूप से बाध्य लक्ष्य दिए, मतलब बाध्य कर दिया, एक प्रकार से विधिक रूप से बांध दिया, ठीक है ना। तो कौन से थे वो? तो पहले ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से संबंध किसका है? क्योटो प्रोटोकॉल का है, ठीक है ना। किससे? क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध इस आपका ग्रीन हाउस उत्सर्जन में की कटौती से है। तो यही एक समझौता था, है ना। अरे भैया कहाँ गायब हो गए? अब क्या है कि रियो दी जेनेरियो में राज्यों ने पहली बार ग्रीन हाउस उत्सर्जन की कटौती पर वैधिक रूप से बाध्य लक्ष्य दिए थे, ठीक है ना। हालांकि भारत और चीन ने इसका विरोध करते हुए इससे विकासशील देशों के खिलाफ बताया। इस प्रोटोकॉल को 11 सितंबर 1997 को अपनाया गया था। और अब ये भी क्वेश्चन आया हुआ है भाई, इसको ध्यान देना। ये पीजीटी में आया या किस में आया हुआ है? एक बार तो ये पूछता है इस क्योटो प्रोटोकॉल को कब अपनाया गया था, तो ये डेट होगी 1997, ठीक है ना। क्या है? 1997। कब हुआ था ये समझौता? 1997 में। और कब लागू हुआ था? तो ये 2005 में लागू हुआ था, ठीक है ना। तो ये बात याद रखना कि 8 साल बाद हुआ था ये लागू, ठीक है। तो ये चीज याद रखना कि कब हुआ था ये समझौता। 1997 में हुआ था और लागू कब हुआ था? 2005 में लागू हुआ था। जस इन बैलो पद का या शब्द का, पद आएगा या शब्द लिखा हुआ आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे क्या अभिप्राय है। तो ये याद रखना। ये थोड़ा सा ये शब्दावली जो है ना, शब्दावली का ध्यान रखा करें आप, ठीक है ना। इसको जरूर नोट कर लिया करें। 1-2 लाइन की ये शब्दावलियां होती हैं जस्ट इन बैलो। तो ये जो है ये इनको याद रखिए, समझिए, ठीक है। क्योंकि इस तरह का जरूर आएगा शब्दावली के बारे में। पिछले 3-4 सालों से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। युद्ध की ओर उचित प्रस्थान, वैध बल का सीमित प्रयोग, युद्ध का उचित संचालन। तो इसका अर्थ है युद्ध का उचित संचालन। ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है ना। तो जस इन बेलो एक लैटिन शब्द है जिसका अभिप्राय क्या है? युद्ध का उचित संचालन। ये युद्ध के अंतरराष्ट्रीय कानून का एक पहलू है। अब इसमें ये होगा कि भाई जो आप युद्ध कर रहे हो ना, है ना, है ना, कि भाई जो अगर आप किसी के संग युद्ध करना चाहते हो तो उसकी आपकी कार्रवाई क्या होनी चाहिए? उचित होनी चाहिए और निष्पक्ष होनी चाहिए, ठीक है ना। ऐसा ना हो कि मतलब वो अनुचित हो या निष्पक्ष ना रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो यही इसमें उन मानकों को परिभाषित करता है जिसके द्वारा एक देश युद्ध का संचालन करता है। किंतु युद्ध के दौरान कार्रवाई उचित और निष्पक्ष होनी चाहिए। यही बातें ये कहता है जस इन बेलो, ठीक है ना।
ये शब्दावली जरूर याद रखना, नोट करके रख लेना एक कागज कहीं पे अपनी डायरी में। निम्नलिखित में से कौन सा हिंसात्मक गैर राज्य अभिकर्ता नहीं है? तो ये तो भैया ISIS ये आतंकवादी संगठन वो है, बोको हराम भी वही है, हिजबुल्ला है या हेजोबोला है। कई बार ऐसा होता है कि जब वो इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन करते हैं ना, नेट वाला क्या करता है कि वो पेपर तो आपका इंग्लिश में ही बनाएगा और इंग्लिश से फिर हिंदी में ट्रांसलेट करता है। तो कई बार रहता है हिजबुल्ला का हिजोबोला ट्रांसफर कर दिया उसने। तो आप लोग क्या करेंगे कि आप जब जहाँ पे भी थोड़ा सा भी डाउट हो तो वहाँ पे इंग्लिश वाला जरूर देखें, क्योंकि इंग्लिश वाला मान्य होगा। कहीं पे भी विवाद की स्थिति में जो इंग्लिश वाला होगा वो मान्य होगा, क्योंकि पेपर इंग्लिश में ही बनता है। तो आप हमेशा, अगर आपको कहीं दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, तो आप इंग्लिश वाला जरूर देखना। PLO इससे संबंधित नहीं है भाई, ये अहिंसात्मक है, ये राजनीतिक दल है, ये राजनीतिक दल है। कहाँ का है मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन ये अहिंसात्मक है। बाकी सारे ये हिंसा पे आधारित है, ठीक है ना। ये बोको हराम तो बहुत खतरनाक आतंकवादी संगठन है, मानव बम बना देता है। ये मानव के बीच में सारा इतना सारा बम इधर उधर सारा बम लगा देगा और ले जाके उड़ा देगा, ठीक है ना। बहुत बोको हराम बहुत वो है, शायद नाइजीरिया का कि शायद वहाँ का है। तो ये है ISIS, बोको हराम, हिजबुल्ला, अलकायदा आदि हिंसात्मक गैर राज्य अभिकर्ता। ये गैर राजकीय अभिकर्ता कौन होते हैं? है ना, जो राज्य से संबंधित नहीं होते हैं, ठीक है ना। राज्य का कोई लेना देना नहीं है इसमें, राज्य का कोई, ये राज्य का संगठन नहीं होता है। गैर राज्य, गैर मतलब राज्य से बाहर के वो होते हैं, अभिकर्ता होते हैं। इन्हें UN ने आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा है, जबकि 1964 में गठित पैलेस्टाइन, है ना, PLO, पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, एक राजनीतिक संगठन है। तो मैंने आपको बताया था ना, इसका उद्देश्य पैलेस्टाइन को आज़ाद करना है। यह हिंसात्मक गैर राज्य अभिकर्ता नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। ब्रेग्जिट से संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ब्रेग्जिट का तात्पर्य यूके का यूरोपीय यूनियन से निकलना है। बिल्कुल सही बात है भैया, सही है, इसने कहा है। यूरोपियन यूनियन के संबंध, यूरोपियन यूनियन से संबंध ने भारी आर्थिक भार व बेरोजगारी को जन्म दिया। अब एक्चुअली क्या था कि भाई यूरोपियन यूनियन में जो ये था, यूके था, ये सबसे ज़्यादा पैसे दिया करता था वहाँ पे, है ना। और बदले में इसको वो लाभ नहीं मिल रहा था, वो लाभ नहीं मिल रहा था। तो इसने इसके ऊपर दबाव बनने लगा कि भाई ये जो पैसा है ये हम अपने लिए यूज़ करें, हम बेवजह में दान पुण्य में लगा दे रहे हैं। हम कई बार होता है ना, जैसे मंदिर में दान कर देते हैं, है ना, और बाद में हमारे दिमाग में आता है यार बेवजह में हमने दान कर दिया। तो वही यूरोपियन यूनियन जो था वो कहता कि यार ये बेवजह में हमने क्या कर दिया, हम दान दे रहे हैं यूरोपियन यूनियन को, हम अलग हो जाते हैं, हमारे ये पैसे भी बचेंगे। और इसके लिए उन्होंने बाकायदा मतदान भी करवाया था, और वहाँ की पब्लिक ने मतदान कर दिया था। और उसके जो स्कॉटलैंड और आयरलैंड, वहाँ के लोगों ने तो सहमति दी थी कि भाई हमें रहना चाहिए यूरोपियन यूनियन में, लेकिन ब्रिटेन के लोगों ने कर दिया था और बहुमत से किया था। तो इस वजह से वो फिर ब्रेग्जिट करना पड़ा। ब्रेग्जिट वाद विषय ने PM डेविड कैमरून को त्यागपत्र के लिए बाध्य कर दिया। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। ब्रेग्जिट पक्ष में मुख्यतः युवा मतदाताओं ने अपना वोट दिया था। नहीं, ऐसा नहीं है भैया, सबने वोट दिया था, ऐसा थोड़ा ना होता है कि। तो ये है भाई, ये D है सही उत्तर। 2016 में जनता ने पहली बार इस पे वो हुआ था, जनमत संग्रह हुआ था, और फिर 2020 में वो अलग हो गया, ठीक है ना। स्कॉटलैंड और ये आयरलैंड इन्होंने नहीं किया था, इन्होंने मतलब विपक्ष में वो दिया था कि हमें बने रहना चाहिए। ये देखो क्या हो गया भाई, अभी देख लो किसने कहा, ये देखो उत्तर तो आप लोगों को पता ही चल गया, गड़बड़ हो गया मामला। किसने कहा कि जब कूटनीति समाप्त होती है तो युद्ध आरंभ होता है? ये कोटेशन याद रख लेना भैया, ये थे आपके रेडोल्फ हिटलर थे, है ना, कुख्यात मशहूर जर्मन तानाशाह रुडोल्फ हिटलर का कथन है कि जब कूटनीति समाप्त हो जाती है तो युद्ध, क्योंकि कूटनीति जो होता है ना, कूटनीति युद्ध को टालने का वो होता है, ठीक है ना। और लगभग ये युद्ध से पहले तक काम करता है। ये खत्म हुआ तो इसका मतलब अब बातचीत के सारे रास्ते खत्म हो गए, अब तो युद्ध होके रहेगा। तो ये रुडोल्फ हिटलर का कथन है ना। तो ये सारी चीजें थी जो मैं आप लोगों के सामने लेके आया। कब का MCQ था? ये था आपका
जून 2019 का, ठीक है ना। तो जून 2019 का हमने किया। इसी तरह से हम और भी कई सारे करेंगे, है ना। जून 2019 का किया हमने साथियों। लेकिन दोस्तों आप लोग ज़्यादा ज़्यादा क्या कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ये सारी चीज़ें आप लोगों को करनी है, ये आपका काम है। मेरा काम है आप लोगों के लिए एमसीक्यू करवाना और बारी बारी सारी यूनिट कंप्लीट करवाना, ठीक है। और अगर कहीं कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, वो सब करना, वो मेरा काम है। आपका काम ये है ज़्यादा से ज़्यादा। एक्चुअली दोस्तों मैं चाहता हूँ कि फटाफट हमारे 1000 सब्सक्राइबर हो जाए, 1000 सब्सक्राइबर हो जाए। 1000 सब्सक्राइबर होने पर मुझे पैसा नहीं मिलेगा, मुझे कुछ भी पैसा नहीं मिलेगा इसमें, ठीक है। लेकिन लाइव क्लास का ऑप्शन हो जाएगा, लाइव क्लास का ऑप्शन स्टार्ट हो जाएगा। और लाइव क्लास का ऑप्शन हो जाएगा तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। कमेंट कर सकते हैं, मुझसे कुछ पूछ सकते हैं। और क्या है कि एक डिसिप्लिन आ जाएगा, है ना, डिसिप्लिन आ जाएगा। तो ये डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है, अनुशासन ज़रूरी है। क्लास है तो अनुशासन होना चाहिए, और अनुशासन तब आएगा जब हम लाइव होंगे। अभी जब जी करता है मैं क्लास लेक्चर डाल देता हूँ, जब जी करता है आप लोग देख लेते हो। लेकिन एक टाइम होगा 8 बजे का, 7 बजे का या 9 बजे का, जो भी टाइम होगा, इस टाइम पे फिर हम आएंगे। मैं भी बाध्य हूँ आने के लिए, आप भी आएंगे, और फिर हम 1 डेढ़ 2 घंटा जो भी पढ़ेंगे वहाँ पे पढ़ेंगे, है ना। कोई दिक्कत होगी, कोई परेशानी होगी तो आप कमेंट के जरिए मुझसे पूछोगे, मैं आपका डाउट क्लियर करूँगा। हो सकता है मेरे से कोई गलती हो रही हो तो आप मुझे बताओगे, है ना। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।